काली देवरानी प्याज पराठे वाली। देख लीजिए मम्मी जी, सुबह के 8 बज गए हैं मगर अब तक देवरानी जी ने चाय तक नहीं बनाई। आजकल ये अपनी मर्जी की मालकिन हो गई हैं। राधा, अरे ओ राधा, अरे ओ मेरी काली बहू, चाय बना रही है बीरबल की खिचड़ी। बनी नहीं तेरी चाय? बस बन गई माँ जी, अभी लाई। राधा डरती हुई जल्दी से अपनी जेठानी और सास को चाय लाकर देती है। तभी चाय की एक घूंट पीते ही मलाइका उसे थूक देती है। अथू! अरे देवरानी जी, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? पूरी की पूरी चाय पत्ती भरी है इस चाय में। मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझकर किया क्योंकि तुम मेरे गोरे रंग और मेरी सुंदरता से जलती हो। जेठानी जी, मैं भला आपसे क्यों जलूंगी? मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन जैसा मानती हूँ। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है। बंद करिए झूठा बोलना और जाकर मेरे और मेरी सुंदर सी बहू के लिए दूसरी चाय बना। राधा का रंग बहुत ही काला होने के कारण सौदामिनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं मलाइका भी सुंदर थी, इसलिए सौदामिनी उसे महंगे से महंगी ख्वाहिश पर खर्च करने पर जरा भी नहीं सोचती। सौदामिनी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अनुराग और छोटा बेटा ललित। अनुराग बहुत पढ़ा लिखा था, इसलिए घर का बिजनेस वही संभालता था। वहीं ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण ललित 10-10 रुपए कमाने के लिए प्याज की बोरियां ढोता था। राधा, जरा 1 गिलास पानी तो लाना, बहुत प्यास लगी है। अभी लाई। ये लीजिए जी पानी। राधा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये कहकर राधा रसोई में आती है जहाँ कढ़ाई पतीले सब खाली पड़े थे। हे भगवान, खाने को तो कुछ बचा ही नहीं। लगता है जेठानी जी सारा खाना अपने कमरे में लेकर चली गई। क्या करूं, बनाने के लिए सब्जी भी नहीं, बस यही 2 प्याज हैं। एक काम करती हूँ, ललित जी के लिए प्याज के पराठे बना देती हूँ। कुछ ही पलों में राधा गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाकर अपने पति को परोसती है। माफ करना जी, खाना खत्म हो गया था इसलिए मैंने प्याज के पराठे बना दिए। राधा, इतने स्वादिष्ट प्याज के पराठे के साथ सब्जी की क्या जरूरत? इसके स्वाद के आगे सब्जी भी फीकी है। ललित पेट भरकर प्याज के पराठे खाता है। इतने में सौदामिनी वहां आकर कहती है, क्यों रे ललित, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के सिवा और कोई काम धंधा नहीं सूझता क्या तुझे? माँ, तुम हर वक्त पैसे के लिए क्यों खिटपिट करती हो? मुझे खा तो लेने दो। मैं कौन सा तेरे आगे से तेरी खाने की थाली छीन रही हूँ? एक तो तू इस काली कलूटी गरीब को अपनी मर्जी से शादी करके ले आया। अरे मनहूस है ये तेरे लिए, छोड़ दे इसे। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं देवर जी। अरे जब से ये काली देवरानी आपकी जिंदगी में आई है तब से आपकी जिंदगी खा गई है। इसे छोड़ दीजिए और मेरी सहेली स्वीटी से शादी कर लीजिए। वो इस घर में देवरानी बनकर आएगी तो भर भर कर दहेज लाएगी। बस कीजिए जेठानी जी, मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझती थी मगर आप तो मेरा घर तोड़ना चाहती हैं। ये कहकर राधा बहुत रोती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। राधा, आंखें खोलो राधा। राधा, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ ही देर में ललित डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर राधा का चेकअप करके कहता है, मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। राधा के माँ बनने की बात सुनकर ललित बहुत खुश होता है मगर मलाइका अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर अपनी काली देवरानी के बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, वरना इसका बच्चा मेरे होने वाले बच्चे का हिस्सा खा जाएगा। राधा की दुख भरी जिंदगी में अभी खुशियां आना शुरू हुई थी कि कुछ ही महीनों बाद घर लौटते वक्त आपे से बाहर हुई ट्रक ललित को कुचल कर चली गई। देख लीजिए मम्मी जी, आखिर इस काली देवरानी ने देवर जी को हमसे छीन ही लिया। ये और इसका बच्चा दोनों इस घर के लिए मनहूस हैं। इन्हें घर से निकाल दीजिए। मलाइका के भड़कावे में आकर सौदामिनी अपनी गर्भवती बहू को घसीटते हुए घर से निकाल देती है। माँ जी रुक जाइए, मुझे घर से मत निकालिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? जाकर सड़कों पर भीख मांग। तुझ काली कलूटी के लिए अब मेरे घर में कोई जगह नहीं। राधा रोते हुए घर से निकल जाती है और भूखे प्यासे सड़कों पर इधर से उधर भटकती रहती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मैं गर्भवती हूँ, इस हालत में मेरा भूखा रहना मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं। मुझे प्याज के पराठे बनाना आता है, क्यों ना मैं प्याज के पराठे बनाकर बेचूं, मगर उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अचानक राधा देखती है कि गरीब औरतें मलबा ढो रही हैं। राधा वहाँ काम मांग कर कई दिन तक मलबा ढोकर पैसे इकट्ठा करती है। फिर फुटपाथ के किनारे पर प्याज के पराठे का ठेला लगाकर कड़ी धूप में खड़ी होकर लोगों के आने का इंतजार करती है। सुबह से दोपहर हो गई मगर अब तक कोई भी मुझ गरीब के प्याज के पराठे खाने नहीं आया। मुझे पराठे की कीमत घटानी होगी तभी ग्राहक आएंगे। राधा कम कीमत पर प्याज के पराठे बेचना शुरू करती है, जिसे फुटपाथ के रास्ते से आने जाने वाले लोग वहां रुककर गरीब काली बहू के प्याज के पराठे खाते हैं। अरे ओ बहन जी,
जरा जल्दी से 2 प्याज के पराठे खिलाना। अभी देती हूँ भाई साहब। राधा झटपट से गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाकर ग्राहक को देती है। अरे वाह बहन जी, ये प्याज के पराठे तो बड़े ही स्वादिष्ट और करारे हैं। अरे भाई वाह, खाकर मजा आ गया। 2 और प्याज के पराठे देना। ये लो भैया। शुरुआत के कुछ दिन तक तो राधा के ठेले पर प्याज के पराठे खाने वाले इक्के दुक्के लोग ही थे, मगर अब प्याज के पराठे के स्वाद के कारण ग्राहकों की भीड़ सारा दिन राधा के ठेले पर जमी रहती। बहन जी, जल्दी से 4 गर्मा गर्म प्याज के पराठे दे दो। और 6 प्याज के पराठे हमें भी। जी अभी देती हूँ। ये लीजिए आपके 4 प्याज के पराठे और ये आपके 6 प्याज के पराठे। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। अब राधा का छोटा सा प्याज पराठे का ठेला प्याज पराठे के बड़े ढाबे में बदल जाता है और राधा को गर्भावस्था का आखिरी महीना लग जाता है। भगवान, आपकी दया से मुझ बदकिस्मत काली गरीब बहू का प्याज पराठा का व्यापार अच्छा खासा जम चुका है, मगर मुझे 9वां महीना लग चुका है। मुझे ऐसे ईमानदार इंसान की जरूरत है जो मेरे प्याज के पराठे की दुकान को ईमानदारी से चलाए। मेरे ना होने से मेरे प्याज के पराठे की ये दुकान बंद ना हो जाए। राधा अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसे भिखारिन के भेष में फटी चिटी साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत अंदर आते दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि राधा की सास सौदामिनी होती है। माँ जी, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? राधा के पूछने पर सौदामिनी फूट फूट कर रोते हुए उसे सारी बात बताने लगती है। तेरे जाने के बाद बड़ी बहू ने मुझसे नौकरों की तरह काम कराया, दाने दाने के लिए भी तरसाया और मुझे घर से निकाल फेंका। मैंने तेरी जेठानी की बातों में आकर अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दे बहू। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। बड़ों का हाथ छोटों को आशीर्वाद देने के लिए उठता है, माफी मांगने के लिए नहीं। राधा अपनी गरीब सास को अपने पास रख लेती है। अब दोनों सास बहू साथ मिलकर प्याज पराठे बनाती हैं और बेचती हैं। कुछ दिनों बाद राधा एक बेटे को जन्म देती है। उस दौरान पूरा वक्त राधा की सास अकेले ही प्याज पराठे का व्यापार संभालती है। राधा के हाथों का प्याज पराठे का जादू सौदामिनी के हाथों में उतर आता है, जिससे राधा की गैर मौजूदगी में भी प्याज पराठे खाने वाले ग्राहकों की भीड़ जरा भी नहीं घटती। दोनों सास बहू खुशी से साथ में प्याज के पराठे बेचती। फिर एक दिन मलाइका वहां आती है और अपनी काली देवरानी के पैरों में गिरकर कहती है, मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्रेगनेंसी की हालत में मैंने तुम्हें घर से निकलवा दिया ताकि खुद अकेले उस घर पर राज कर सकूं, मगर मेरी गलती के कारण आज वो घर भी मेरा नहीं रहा। सब कुछ छिन गया, मैं सड़क पर आ गई हूँ। मुझे अपने पास कोई काम दे दो। ऐसा कहते हुए मलाइका जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद राधा कहती है, बस कीजिए जेठानी जी, जो हो गया उसे जाने दीजिए। मैंने आपको माफ कर दिया, आप चाहे तो यहाँ काम कर सकती हैं। राधा मलाइका को माफ कर देती है, जिसके बाद मलाइका अपनी देवरानी के प्याज के पराठे के व्यापार में पूरी मेहनत करती है, जिससे अब बहुत ही दूर दूर के लोग वहाँ पर प्याज पराठे खाने आते हैं। दीपिका एसी की ठंडी ठंडी हवा में मजे की नींद से सो रही थी, तभी उसकी नींद खुल जाती है। गुड मॉर्निंग दीपिका। ये क्या, इन गरीबों ने अब तक मेरी बैठी नहीं रखी? निम्मी, अरे ओ निम्मी, मम्मी जी, अरे कहाँ मर गए सबके सब? पसीने से भीगी कविता और निम्मी भागे भागे कमरे में आते हैं। तभी वो गुस्से में बोलती है, क्यों निम्मी, अब क्या मुझे रोज रोज बताना पड़ेगा कि मेरे उठने से पहले मेरी बेटी मेरी टेबल पर होनी चाहिए? माफ कर दो दीपिका भाभी, मैं भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। निम्मी जल्दी से चाय बनाकर दीपिका को लाकर दे देती है। तभी कविता कहती है, बहू खाने में क्या बनाऊं? आज खाने में कुछ नहीं बनेगा, रात का खाना बचा है ना, वही ढूंढ कर काम चला लेना। मगर भाभी, वो सारा खाना तो गर्मी के मारे खराब हो गया है। इसमें गलती मेरी नहीं, तुम गरीबों की है। जब घर में फ्रिज है तो उतना सारा खाना खराब कैसे कर दिया? फ्री फंड का खा खाकर तुम लोगों को चर्बी चढ़ गई है। तुम गरीबों को आज पूरा दिन भूखे रहना होगा, तभी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कहकर दीपिका किचन में ताला लगा देती है और शॉर्ट ड्रेस पहनकर महंगा सा पर्स टांग कर ठाट सी किटी पार्टी में चली जाती है। वहीं निमी और उसके बूढ़ी माता पिता कविता और शंकर की हालत गर्मी और भूख से बिगड़ती जा रही थी। भूखा रहने के कारण शंकर का शुगर बढ़ जाता है और वो जोर जोर से खांसने भी लगता है। अजी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? भूख लगी होगी ना? पता नहीं कैसी 2 चेहरे वाली बहू घर ले आए हैं,
जिसके दिल में अपने ससुराल वालों के लिए थोड़ी भी दया नहीं। ऐसा कहते हुए कविता की झुलसी आंखों के आगे पुरानी यादों की यादें झांकने लगती है, जब इस घर आंगन में हंसता खेलता परिवार रहा करता था। मालकिन, पूजा की थाली तैयार कर दी है। ठीक है लल्लू, मैं मंदिर होकर आती हूँ। कविता का घर बहुत ही बड़ा और हर सुख संपन्नता से भरपूर था। मंदिर पहुंचकर कविता पूजा करके कहती है, पंडित जी, मेरे नमन के लिए किसी संस्कारी लड़की का रिश्ता बताइए। अचानक कविता के सामने पूजा की थाली लिए दीपिका आकर खड़ी हो जाती है। उसके लंबे काले घने बाल, सर पर एक बिंदी लगी होती है और उसने लाल रंग का सूट पहना हुआ होता है। पंडित जी, ये प्यारी सी लड़की कौन है? अरे बड़ी ही संस्कारी बच्ची है, कविता बहन रोज मंदिर में पूजा करने आती है। कविता को दीपिका पसंद आ जाती है और वो उसके सामने रिश्ते की बात रखती है और फिर दीपिका और नमन की शादी हो जाती है। दीपिका बहू, इस कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी। वेलकम टू आवर फैमिली भाभी। अब आ गई हो ना, तो हम दोनों ननंद भाभी एक साथ खूब गप्पे मारेंगे। भगवान, ये तो मुझसे कौन की तरह चिपक ही गई। कंट्रोल दीपिका, कंट्रोल। निम्मी, तेरी भाभी थक गई हैं, अभी हमें आराम करने जाने दे। असल में भोली भाली दिखने वाली दीपिका बहुत ही घमंडी और मन मिजाजी थी, मगर क्या उसके सीधे साधे ससुराल वाले चालाक दो चेहरे वाली बहू की असलियत पहचान पाएंगे? अगली सुबह दीपिका संस्कारी बहू की तरह से सुबह उठकर सारा काम करती है और अच्छा खाना बनाती है और गर्मी से चिढ़कर कहती है, इसकी बहन का भरोसा, ये लोगों का भरोसा जीतने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, सबसे ज्यादा तो चेहरे बदलने पड़ते हैं। इसके बाद दीपिका सभी को खाना खिलाती है। तभी घर का नौकर लल्लू भी सभी के साथ मेज पर बैठकर खाना खाता है। मालकिन, भैया जी के तो भाग्य खुल गए हैं, भाऊजी कितना अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ लल्लू, हमारी बहू में 36 के 36 गुण है। अब गुजरते समय के साथ नमन काम के लिए बाहर चला जाता है, जिसके बाद भोले भाले ससुराल वालों को अपनी बहू का दूसरा ही चेहरा देखने को मिलता है। दीपिका शॉर्ट ड्रेस और हाई हील्स पहनकर हॉल में आकर अपने ससुर के बगल में बैठ जाती है। बहू, ये तूने कैसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं? शरीफ घरों की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ये सुनकर बेशरम दीपिका सिगरेट का धुआं अपनी सास के मुंह पर उड़ाते हुए कहती है, आई डोंट केयर मामी जी, क्योंकि मैं तो बेशरम हूँ। ओह कम ऑन ससुर जी, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। दीपिका की बेपरवाही देखकर शंकर कड़े शब्दों में कहता है, बस बहू, बहुत हो गया तेरा ढीठपना, हद होती है बेशर्मी की। शंकर को ऊंची आवाज में बात करता देखकर दीपिका गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, साला 6 मीटर की साड़ी पहनकर सारा दिन जी माँ जी बाबूजी की रट लगाए रहो, वो तुम लोगों को चलेगा? अरे मेरी कोई अपनी भी जिंदगी है कि नहीं? मालिक उठिए, आप ठीक तो हैं? अभी ओ फटे हुए दूध की फफूंदी, तू बड़ा सगा बनता फिर रहा है ना मेरे ससुराल वालों का। अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, चल उठा अपना बोरिया बिस्तरा और गाँव निकल जा। बहू, लल्लू सालों से हमारे घर में काम कर रहा है, हमारे घर से ही उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसे काम से मत निकाल, और फिर वो चला जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? अरे तुम सब क्या यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने को हो? आज से सारा काम तुम करोगे, समझे? इस तरह दीपिका गरीब लल्लू को काम से निकालकर उस गरीब के पेट पर लात मारती है, साथ ही अपने ससुराल वालों को घर में नौकर बनाकर काम करवाती है। मामी जी। हाँ बहू, तूने बुलाया? मेरे कपड़े अब तक गंदे क्यों पड़े हैं? अभी इसी वक्त मुझे मेरे कपड़े धुले हुए चाहिए। ऐसा कहते हुए दीपिका गंदे कपड़ों का ढेर अपनी गरीब सास के मुंह पर मार देती है और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से भी मना कर देती है, जिसके बाद कविता कड़ी धूप में कपड़े धोने लगती है। वहीं दीपिका अपने कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से बैठकर जूस पीती है। तभी नमन का फोन आता है। नमन, घर आने वाले हैं, तुम तीनों कान खोलकर सुन लो। अगर मेरे इस दूसरे चेहरे के बारे में नमन को पता चला तो तुम तीनों के तीनों कल सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। थोड़ी देर में नमन घर चला आता है और दीपिका संस्कारी बहू बनकर काम करने का झूठा नाटक करती है। नमन, आ गए आप? प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी। अपने माता पिता का कमजोर शरीर देखकर नमन कहता है, माँ पिताजी, आप दोनों इतने कमजोर क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? दीपिका, तुम माँ पिताजी का ख्याल नहीं रखती थी क्या?
ये सुनकर दीपिका गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई छुटमुट कर रोना शुरू कर देती है। देखा, कर दिया ना मुझे पल भर में पराया। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था दीपिका। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नमन का काम के सिलसिले में आना जाना लगा ही रहता है। नमन के सामने तो दीपिका एकदम अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल वालों के साथ प्यार से पेश आती और नमन के घर का दरवाजा पार करते ही अपने ससुराल वालों को अपना दूसरा चेहरा दिखाती, उनसे गर्मी में काम करवाती और आधा पेट खाना खिलाती। तब से लेकर अब तक शंकर, कविता और निमी चुपचाप ये अत्याचार सहते चले आ रहे हैं। माँ, भाभी भैया के सामने कितनी भोली बनती हैं और उनके चले जाने के बाद अपना दूसरा चेहरा दिखाती हैं। हमें भैया को सब कुछ बता देना चाहिए। आखिर कब तक हम अपने ही घर में नौकर बनकर रहते रहेंगे। निमी की सारी बातें दीपिका सुन लेती है और नशे में धुत लड़खड़ाती हुई आकर उसके बाल खींचकर कहती है, अच्छा तो मेरी प्यारी ननद मेरा घर तोड़ने का जाल बिछा रही हैं। मेरे बाल, भाभी मुझे छोड़ दो। माँ, बचाओ मुझे। बहू, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दे। हट बुढ़े। ऐसा कहकर दीपिका शंकर को लात मारकर निमी का सर दीवार में पटकने लगती है। वहीं कविता उसके पैरों में खूब गिड़गिड़ाती है, मगर कहते हैं ना, सच एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। ऐन मौके पर नमन घर आ जाता है और दीपिका का घिनौना चेहरा उसके सामने आ जाता है। दीपिका, छोड़ो मेरी बहन को, मैं कहता हूँ छोड़ो। नमन को अपने सामने खड़ा देखकर दीपिका का नशा उतर जाता है और वो डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है और थरथराते हुए कहती है, नमन तुम? हाँ, मैं। निमी आंसुओं से भरी नमन को गले लग जाती है और नमन कहता है, अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। एक तरफ तो तुम मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार की सगी बनकर उनका ख्याल रखने का नाटक करती रही और मैं तुम्हारे दूसरा चेहरा देख ही नहीं पाया। अरे रंग बदलने में तुमने तो गिरगिट को भी मात दे दी है। मैं हमेशा समझता था कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी और मेरे परिवार को तुम जैसी बहू मिली है, मगर उस संस्कारी बहू का दूसरा चेहरा ये है, आज से तुम मेरी बीवी नहीं, चली जाओ मेरे घर से। ये कहकर नमन दीपिका की मांग से उसका सिंदूर मिटा देता है और उसका मंगलसूत्र भी छीन लेता है। अपने दो चेहरों के कारण दीपिका का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है, जिससे दीपिका रोते हुए कहती है, नमन मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह से मत छोड़ो, मुझे एक मौका दे दो। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। नमन, बहू को माफ कर दे, हमारे लिए अपना बसा बसाया घर मत तोड़। देखा दीपिका, जिनके साथ तुमने इतना बुरा किया वो तुम्हारे हक में बोल रहे हैं। उनके तुम्हारी तरह दो चेहरे नहीं जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और हों। आखिर में दीपिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद को पूरी तरह से बदल लेती है।